अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं सोशल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुल गाजी के सीजन 5 की एपिसोड नंबर 58 में क्या होने जा रहा है। अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 57 नहीं देखी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, बिबलात और बहादुर ने सुलेमान पर बदतरीन तशद्दुद करके उसे शहीद कर दिया था और जब अर्तुल गाजी अपने साथियों के साथ गार में पहुंचे थे तो वहाँ उन्हें सुलेमान की लाश मिली। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे उमरुल कबीले में अलंजाक बिबलात के साथ मौजूद होता है। अलंजाक कहता है, तुम उस जाहिल गुंदुगदू के बेटे का मुंह भी ना खुलवा पाए। सोगत के जमीनों ने तुम्हारा अलबास्ती से वास्ता कमजोर कर दिया है। इस पर बिबलात कहता है, उसने अपनी जुबान जला दी ताकि वो बोल ना सके। उसको मारने के अलावा मेरे पास और कोई चारा ना था और ऐसा लगता है कि इन सरजमीनों ने तुम्हारा भी वास्ता अलंजाक से कमजोर कर दिया है। अगर तुमने अर्तगल का सरदार आला का ओहदा बरकरार रखना था तो सोगत जाने की क्या जरूरत थी। उसने तुम्हारे अहकामात की खिलाफ वर्जी की, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। यह सुनकर अलंजाक खड़ा हो जाता है और कहता है, मैदान जंग में जंग जीतने से पहले आपको दिमाग में मैदान में फतह हासिल करनी होती है। अर्तगल ने हमारे साथ एक चाल चली है और हमारे साथ को नुकसान पहुंचाया है, लिहाजा हम भी उसके साथ वही चाल चलेंगे। बिबलात पूछता है, तुम क्या करोगे? तो अलंजाक कहता है, अर्तगल बैरूनी हमलों के खिलाफ हर वक्त तैयार रहता है, लिहाजा हम उस पर अंदर से हमला करेंगे। बिबलात कहता है, तुम इसके लिए उसके घर वालों को इस्तेमाल नहीं कर सकते और उसके सिपाही भी उससे काफी मुंसलिक हैं, फिर ये काम कैसे होगा? तो अलंजाक कहता है, एक औरत अपने मर्द के दिमाग को जानती है, हम अर्तगल के सिपाही की औरतों के जरिए उनको नुकसान पहुंचाएंगे। उसके करीब तरीन कौन है? इस पर बिबलात कहता है, आरिफ साहब, तुर्गुत और बांसी। यह सुनकर अलंजाक कहता है, आरिफ का तो कोई फायदा नहीं और तुर्गुत की कोई बीवी नहीं। बिबलात कहता है, तो फिर यह बांसी होगा। यह सुनकर अलंजाक मुस्कुराता है और फिर कहता है, अलबेगे उमर साहब की बेटी है, मगर सिरमा अलबास्ती की बहन है। अपनी बहन सिरमा खातून को जो बताना है बता दो। इस पर बिबलात कहता है, उसकी आंखें जिस जगह को छूती हैं वो ऐसे झुलस जाती है जैसे सूरज से झुलस गई हो। फिर अलंजाक कहता है, तुम कह के अपनी ताज़ियत के इज़हार के लिए जाओ, तुम्हें मालूम है कि सरदार आला का भतीजा अभी फौत हुआ है। यह सुनकर बिबलात पूछता है, अच्छा तो तुम क्या करने जा रहे हो? इस पर अलंजाक कहता है, बरके खान के आदमी ने स्नोबर के जंगल में गात लगाई हुई थी। यह समझ से बाहर रह के उन्हें पहले ही इसके बारे में पता था, इसलिए हमारे दरमियान जरूर कोई कमजोर कड़ी है। अगर हमारे बंद किए हुए दरवाजे दुश्मन के लिए खुले हैं तो इसका मतलब है कि हमारे दरमियान एक गद्दार है। पहले मुझे उस गद्दार को तलाश करना है। यह कहने के बाद अलंजाक चला जाता है और दूसरी जानिब बाहर में अर्तुल गाजी और उनके साथी सुलेमान की लाश के पास बैठे होते हैं। इसी दौरान बांसी की नजर चट्टान पर पड़ती है तो वो एकदम से कहता है, भाई भाई वहाँ पत्थर की ढलान पर कुछ लिखा हुआ है। इस पर वो सब लोग मुड़कर देखते हैं तो चट्टान पर खून से अलबास्ती लिखा होता है। ये देखकर अर्तुल गाजी कहते हैं, अलबास्ती? तुर्गुत कहता है, इसका मतलब है वो यहाँ इतने दूर तक पहुँच गया भाई, लेकिन वो कुत्ता यहाँ कब आया? अर्तुल गाजी कहते हैं, शायद वो सांप की तरह गुस्सा आया और साकित बनकर इंतजार करता रहा ताकि जब सही वक्त हो तो वो अपना जहर घोंसले से निकल कर थूके। अब्दुर्रहमान पूछता है, भाई हम क्या करेंगे? तो अर्तुल गाजी कहते हैं, हम बात की तरह झपटेंगे और उस घोंसले से निकले हुए सांप का सर कुचल देंगे। उसने मेरा भतीजा छीन लिया, मैं उसकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। नाज़रीन, इसके बाद का कबले में आप देखेंगे हफ्सा खातून और सलजार खातून नई बनने वाली कलीनों को इकट्ठा कर रही होती है। इसी दौरान वहाँ अलबी खातून और सिरमा आती है। कलीनें देखकर सिरमा कहती है, माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत लग रही है। इस पर सलजार खातून कहती है, हाँ ये लग रही है। अगर खवातीन के साथ जालिमाना सलूक ना किया जाए और कबले में जुल्म ना हो तो बेशक अल्लाह का शुक्र है वो खूबसूरत लगेंगी। अलबी खातून कहते हैं, भाइयों के दरमियान दुश्मनी हलाकत का बायस होती है सलजार खातून, इसलिए हम यहाँ हैं। जो कुछ भी हो चुका हमें उसे पीछे छोड़ना चाहिए और एक दूसरे से जुड़ कर रहना चाहिए। इस पर सलजार खातून कहते हैं, तुम्हारे साथ जुड़ के रहने और दोस्ती करने का मतलब है कि सांपों के साथ एक ही बस्ते में घुसना। अलबी खातून, मैं ना ही ज्यादतियां बुली हूँ और ना ही जो किया गया। इसी दौरान हाइमा खातून भी वहाँ आ जाती है और उन दोनों को देखकर खुशामदीद कहती है और फिर उनसे पूछती है, तुम वहाँ इस तरह क्यों खड़ी हो? बराए मेहरबानी बैठ जाओ। यह सुनकर सब खवातीन वहाँ बैठ जाती है और अलबी खातून कहती है, हम बहुत सी परेशानियों से गुजर रहे हैं माहिमा, हमारे बिला वजह एक दूसरे से ताल्लुकात खराब हो गए। यह सुनकर सलजार खातून कहती है, वो हम थे जो इन परेशानी से गुजरे थे, तुम्हें क्या हुआ है? यह हमारा कबीला और खेमा था जिस पर हमले किए गए थे, उन्होंने मेरे बेटे और भतीजे को हमारी आंखों के सामने मारने की कोशिश की, तो तुम किस चीज से गुजरे हो? इस पर हैमा खातून कहते हैं, चलो इनके सुनते हैं और इन्हें एक मौका देते हैं बेटी, ठहर जाओ। अलबी खातून कहते हैं, हर पहाड़ अपनी धुन से गिरा हुआ है सलजार खातून, तुम क्या समझती हो कि मंगोलों को तुम्हारे साथ वहशियाना सलूक और जो अज़ियतें तुम्हें दी गई, क्या तुम्हें लगता है कि वो देखकर हमें खुशी हुई? इस पर सलजार खातून कहते हैं, हाँ बिल्कुल, तुम दोनों बहनें उससे बहुत खुश नजर आई। अब ये तब्दीली कैसे आई? तो अलबी खातून
कहती है कुछ नहीं बदला। क्या तुम्हें याद नहीं कि मंगोलों के मजीद जुल्म सितम से तुम्हारे खेमे को बचाने के लिए मेरा भाई खुद अलंजाक के खिलाफ हो गया था। हमें कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना होगा। सलजान खातून कहती है क्या तुम्हारे भाई ने मेरे बेटे को सरेआम थप्पड़ नहीं मारा? क्या उसने उसे जिंदान में बंद नहीं किया? क्या उसका इरादा मुझे कोड़े मारने का नहीं था? अलबी खातून कहती है माजी के बारे में बात करने से किसी को फायदा नहीं होगा। देखो सिनेमा का जख्म अभी भी ताजा है, लेकिन हम आज के साथ झुककर आपके पास आए ताकि हम मुस्तकबिल का सामना कर सकें। चले हाथ मिलाकर एक समझौता करें। फिर सिनेमा कहती है मेरी बहन सच कह रही है, मेरे जख्म अभी तक ठीक नहीं है, लेकिन इस दर्द को एक तरफ रखकर मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जिस दर्द में मैं मुब्तला हूँ वो मुझे मेरी गलतियों का सामना करवाता है। ये हादसा मेरे लिए एक अच्छा सबक रहा है और मैं गलती पर थी। मैंने आपसे नाइंसाफी की और इसके अलावा बच्चों से गलतियां हो जाती हैं और माफ कर देना बड़ों के लायक है, मुझे माफ कर दें। यह सुनकर हाइमा खातून कहती है क्योंकि तुम इस पर शर्मिंदा हो और निदामत महसूस करती हो, इसलिए सज्जाद खातून और मैं तुम्हें माफ करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। अब हम मिलकर आगे का सोचेंगे। अलबिया खातून कहते हैं हमारे इत्तेहाद और भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए हम वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जो हम कर सकते हैं। ये बातें सुनकर सज्जाद खातून गुस्से से खड़ी हो जाती है और कहती है अम्मी जान अगर गलती माफ हो गई हो तो मैंने कारखाने के कुछ सामान लेने सोगोत जाना है। इस पर हाइमा खातून कहती है बेशक जाओ भी, अपने काम से मत हटना। यह सुनकर सज्जाद खातून वहां से चली जाती है। इसके बाद लफके के लिए में आप देखेंगे दरगोश अपने हाथ पर मरहम लगा रहा होता है और यूरनो से कहता है अर्तगल ने अपनी पुरानी ताकत दोबारा हासिल कर ली, यहाँ तक कि अलंजाक ने भी उसके सरदार आला के ओहदे को कबूल कर लिया, तो अब वो हमारा शराकतदार नहीं है। यूरनस पूछता है क्यों नहीं? इस पर दरगोश कहता है क्योंकि एक मजबूत अर्तगल हमारे मंसूबों की तकमील को मुश्किल बना देगा। हम अलंजाक और अर्तगल के दरमियान दुश्मनी को उकसाएंगे और उन्हें जंग की हालत में लाएंगे। यूरनस पूछता है इससे हमें क्या हासिल होगा? इसके अलावा हमने अर्तगल के साथ दोस्ती की है और हम उसकी ताकत से फायदा उठा सकते हैं। यह सुनकर दरगोश कहता है पागल मत बनो, तुम कितनी जल्दी हमारे मंसूबे भूल गए। हमारा मकसद अर्तगल से दोस्ती करना नहीं है बल्कि उसे सोगोत से खत्म करना है। अर्तगल को हमारी जरूरत नहीं है, वो दोबारा हमारा निशाना लेगा, लिहाजा इससे पहले कि वो कुछ करे हमें उसे खत्म करना होगा। यह सुनकर यूरनस कहता है यह कार्रवाई करने का गलत वक्त है जनाब। अर्तगल ने बेबुलात और अलंजाक को भी शिकस्त खोरदा कर दिया है, वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है, हमें उसकी दोस्ती की जरूरत है। यह सुनते ही दरगोश उसे गले से पकड़ लेता है और कहता है अगर मैंने तुम्हें दोस्त का लफ्ज एक बार और इस्तेमाल करते सुना तो ये तुम्हारी आखिरी बात होगी जो तुम कहोगे। अब एक बहादुर कमांडर की तरह पेश आओ और जैसा मैं कहता हूँ करो। नाज़रीन दूसरी जानब दुमरूद सोगोत के सराय में सिपाहियों के साथ खड़ा होता है। इसी दौरान वहाँ सलजान खातून आती है। सलजान खातून को आता हुआ देखकर दुमरूद बहुत परेशान हो जाता है और एकदम से सुलेमान के घोड़े को देखकर सलजान खातून के सामने खड़ा हो जाता है। सलजान खातून दुमरूद से पूछती है अर्तगल साहब कहाँ हैं? इस पर दुमरूद कहता है अर्तगल साहब एक मुहिम पर गए हैं सलजान खातून, वो रात होने से पहले कबीले वापस आ जाएंगे। सलजान खातून जैसे ही आगे बढ़ती है दुमरूद उनका रास्ता रोक लेता है। ये देखकर सलजान खातून कहती है क्या हो रहा है दुमरूद, तुमने खुद को क्यों मेरे सामने खड़ा कर लिया? इस पर दुमरूद कोई जवाब नहीं देता तो सलजान खातून कहते हैं तुम्हारा चेहरा जर्द है और तुम्हारी जुबान बंद है, क्या बात है? सलजान खातून जैसे ही आगे बढ़ती है उन्हें देखकर घोड़ा उछलना शुरू हो जाता है। इस पर सलजान खातून जैसे ही घोड़े को देखती है सकते में आ जाती है और फिर दुमरूद से पूछती है सुलेमान का घोड़ा यहाँ क्या कर रहा है? दुमरूद के जवाब न देने पर सलजान खातून चिल्लाते हुए कहती है मुझे जवाब दो, ये यहाँ क्या कर रहा है? इस पर दुमरूद कुछ बोलते बोलते फिर खामोश हो जाता है और सलजान खातून चिल्लाते हुए कहती है बस बहुत हो गया, कोई मुझे बताए मेरा बेटा कहाँ है, अर्तगल साहब कहाँ है? और फिर सलजान खातून सुलेमान के घोड़े को पकड़कर रोना शुरू हो जाती है। इसी दौरान वहाँ आरिफ साहब आते हैं, उन्हें देखकर सलजान खातून जल्दी से उनके पास आती है और कहते हैं आरिफ साहब मुझे बताएं सुलेमान के घोड़ा यहाँ क्या कर रहा है, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? आरिफ साहब कहते हैं हमारे सिपाही को कुछ देर पहले सुलेमान का घोड़ा जंगल में मिला। यह सुनते ही सलजान खातून रोते हुए कहते हैं या मेरे अल्लाह मेरे हवास को कायम रखना। और फिर पूछती है आरिफ साहब अर्तगल साहब कहाँ गए हैं, मेरा सुलेमान कहाँ है, बताएं मुझे। आरिफ साहब कहते हैं अर्तगल साहब सुलेमान को तलाश करने के लिए रवाना हुए हैं। यह सुनकर सलजान खातून कहते हैं मैं मजीद यहाँ नहीं रुक सकती और सुलेमान के घोड़े को खोलने लगती है। इस पर आरिफ साहब कहते हैं सलजान खातून पुरसुकून हो जाए, अर्तगल साहब सुलेमान को ढूंढने गए हैं, उनसे कोई नहीं बच सकता, जैसे ही वो उन्हें मिलेगा वो कबीले ले आएंगे, आप भी कबीले लौट जाएं। लेकिन सलजान खातून किसी की नहीं सुनती और घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकल जाती है। इस पर आरिफ साहब कहते हैं सिपाहियों सलजान खातून को अकेला मत जाने दो, उनके पीछे जाओ, जल्दी करो। यह सुनकर सिपाही भी घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से निकल जाते हैं और इधर काई कबीले में हर कोई अपने काम काज में मसरूफ होता है। इसी दौरान कबीले के ढोल जोर जोर से बजते हैं और अर्तल गाजी अपने सिपाहियों के साथ सुलेमान के जनाजे को लेकर कबीले में दाखिल होते हैं। ढोल की आवाज सुनकर हाइमा खातून और बाकी लोग भी खेमे से बाहर आते हैं और हाइमा खातून कहती है अल्लाह करे सब खैर। जैसे ही अर्तल गाजी आगे पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर सुलेमान कहता है दादी जान वो किसी को रेडी पर उठा कर ला रहे हैं। अर्तल गाजी सरदारी खेमे के सामने पहुंचकर घोड़े रोक लेते हैं और हाइमा खातून आगे बढ़ते हुए पूछती है बेटा क्या हमारा कोई शहीद है, कौन है ये? इस पर अर्तल गाजी इंतहाई दुखी अंदाज में कहते हैं हम वहाँ वक्त पर नहीं पहुंच पाए अम्मी जान, उन संग दिनों और बुज़दिलों ने इसे मार डाला। यह सुनकर हाइमा खातून उस्मान और बाकी लोग भागकर जनाजे के पास जाते हैं और हाइमा खातून कांपते हाथों के साथ सुलेमान के चेहरे से झंडे को हटा देती है। सुलेमान के चेहरे को देखकर हाइमा खातून तड़प उठती है और पूरा कबीला गम से निढाल हो जाता है। गुंदूज और उस्मान भाई भाई पुकारते सुलेमान के पास बैठ जाते हैं। हाइमा खातून रोते हुए कहते हैं ओ मेरे गुंदूदू के फूल, किसके बेरहम हाथों ने तुम्हें तोड़ दिया, काश तुम्हारी जगह मैं मर गई होती, दादी की खुशी काश ये मैं होती। फिर तलगाजी सिपाही से कहते हैं चलो सिपाही उसे अंदर ले चले। इसके बाद तलगाजी और सिपाही सुलेमान को उठाकर खेमे के अंदर ले जाते हैं और हाइमा खातून और बाकी खातून भी उनके पीछे जाती है। हाइमा खातून रोते हुए कहते हैं अब हम तुम्हारी माँ को क्या बताएंगे, कौन से अल्फाज और कौन से तसल्ली उसके दिल में लगी आग को बुझा पाई। और तलगाजी पूछते हैं सलजान खातून कहाँ है? इस पर गुंदूज कहता
کہتا ہے وہ سوغوت میں کارخانے کے لیے کچھ سامان لینے گئے ہیں بابا. حیمہ خاتون تڑپتے ہوئے کہتی ہے آہ میرا ایک پہاڑ کی طرح بہادر چلا گیا, بہت جلد چلا گیا, میرا سلجھا ہوا بہادر بگلا, میرے اللہ میں کیا کروں گی. حیمہ خاتون کو روتے ہوئے دیکھ کر بامسی حفصہ خاتون کو اشارہ کرتا ہے. اس پر حفصہ خاتون حیمہ خاتون کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے حوصلہ کریں امی جان, خود پر اتنی سختی نہ کریں, اور پھر رلبی خاتون کے ساتھ حیمہ خاتون کو پیچھے لے کر جاتی ہے. اسی دوران سلجان خاتون بھاگتی ہوئی خیمے میں داخل ہوتی ہے, لیکن جنازے کو دیکھتے ہی ان کے قدم وہیں رک جاتے ہیں, اور پھر بوجھل قدموں کے ساتھ آگے بڑھ کے جیسے ہی کپڑا ہٹانے لگتی ہے تو حیمہ خاتون روتے ہوئے کہتی ہے اسے مت ہٹاؤ بیٹی. کپڑا ہٹاتے ہی سلجان خاتون پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے اور ایک دم سے سلیمان کے گلے لگ کر بہت روتی ہے. روتے ہوئے کہتی ہے میرے سلیمان کاش میں مر گئی ہوتی اور تم زندہ ہوتی. میرے بہادر کے ساتھ ایسا کس نے کیا, کس نے میرے بہادر کی جان لی. اس پر تلغازی کہتے ہیں الباستی. یہ سن کر سینما زمین کی طرف دیکھنے لگتی ہے کیونکہ وہ ببلات کی اصلیت جانتی ہے. اسی دوران ببلات بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور غم کا ناٹک کرتے ہوئے کہتا ہے ارطغرل صاحب مجھے آپ کے نقصان پر افسوس ہے, یہ کس نے کیا. اس پر سلجان خاتون اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں منگولوں کے جوتے چاٹنے والے زمین کی گندگی الباستی نے. خود کو دیکھے ببلات صاحب جن کی آپ خدمت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ چپکے رہتے ہیں, ان منگول کتوں نے میرے آتش دان اور گھر کو آگ لگا دی ہے. ببلات کہتا ہے سلجان خاتون آپ کا درد بہت بڑا ہے لیکن جنازے کے قریب یہ الفاظ کہنے والے نہیں ہیں. اس پر سلجان خاتون غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہے ہمارا انتقام ہمارے درد سے زیادہ ہے. الباستی کو وہ ملے گا جس کا وہ حقدار ہے. میرا تندرست و توانا شہر دل چلا گیا مگر اس کے چچا اور بھائی آنکھ کے بدلے آنکھ لیں گے. ببلات کہتا ہے آپ کا انتقام ہمارا انتقام ہے, اس سلسلے میں جو بھی ضروری ہوا ہم کریں گے. ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے النجا کا عجیب و غریب حالت میں ایک سرائے میں بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے ہاتھ کو کاٹ کر خون آگ میں گراتا ہے اور آگ میں جلنے والی ہڈیوں سے کہتا ہے میری بری تقدیر کو روشن کر دو, میرے آس پاس کالی روحوں کو ختم کر دو, مجھ پر ظاہر کرو کہ غدار کون ہے جو ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے. اسی دوران اسے پرانے خطوط یاد آتے ہیں اور اسے اس خط کے بارے میں خیال آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے لیفٹ کے قلعے پر حملہ کرنے کے بجائے ان سے مذاکرات کرو. یہ خیال آتے ہی وہ کہتا ہے جب ہم اس پرانے لیفٹ کے قلعے کو زمین بوس کرنے ہی والے تھے آخری لمحے پر ہلاکو خان کا حکم آ پہنچا کہ کبوس کو ہم نے بازنطینیوں سے جس جگہ سے لینا تھا بلکہ خان کے آدمی نے ٹھیک اسی جگہ پر حملہ کیا. اور پھر اسے اس خط کے بارے میں خیال آتا ہے جس خط نے اسے کائی قبلے پر حملہ کرنے سے روک دیا تھا. یہ خیال آتے ہی وہ کہتا ہے جب میں کائی قبلے پر کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح نازل ہونے والا تھا این اسی وقت ہمارے جاسوس کا پیغام آیا. میں آگے بڑھنا چاہتا تھا مگر انہوں نے میری ٹانگیں باندھ دی. میں حملہ کرنا چاہتا تھا مگر انہوں نے میرے ہاتھ روک لیے. یہ اتفاق نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی قوت ہے اور وہ قوت جو ہر چیز میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہو میرے کرنے سے پہلے ہی جانتی ہے. وہ ہم جیسا ہی نظر آتا ہے لیکن ہم میں سے ایک نہیں ہے. کوئی ہے, کوئی تو ہے جو میرے پاس آنے والی ہر چیز کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے دیکھتا ہے. صرف ایک ہی طریقے سے یہ کیا جا سکتا ہے, اس پیغام رساں کے ذریعے جو ہمیں خبریں پہنچاتا ہے. اب اس زہر کو ہمیشہ کے لیے نکال دینے کا وقت ہے. تو ناظرین سیزن 5 کی ایپیسوڈ نمبر 58 کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.